अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस स्टोरीज। पेशे खिदमत है खौफनाक कहानी कब्रिस्तान की रात। आज 3 साल बाद मैं अमेरिका से वापस कराची पहुंच रहा था। इस वक्त मैं जहाज़ में था और कुछ देर कबल ही पायलट ने मुसाफिरों से मुखातिब होकर बताया कि हम कुछ देर बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। कुछ देर बाद जहाज़ लैंड कर गया और फिर मैं मुसाफिरों के साथ जहाज़ से बाहर आ गया। मैं उस वक्त जज्बाती कैफियत में था। मेरी निगाहें लोगों के हजूम में अपनी बीवी समीना और बेटी नगीना को तलाश कर रही थी। फिर वो दोनों मुझे नजर आ गईं। उनके साथ ही मेरा साला मुख्तार बेग भी मौजूद था। मैं उन लोगों के पास पहुंच गया। हम सब गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे का हाल दरियाफ्त करके एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ गए। जरा ही देर बाद हम मुख्तार बेग की गाड़ी में रवाना हो गए। हम घर पहुंच गए। कुछ देर की बातचीत के बाद मुख्तार बेग इजाजत लेकर अपने घर चला गया। नगीना भी जल्द ही सो गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने समीना को बेड पर से गायब पाया। मैं समझा कि शायद वो बाथरूम गई होगी, लेकिन जब वो काफी देर तक वापस ना आई तो मुझे तशवीश हुई। मैं उठकर बैठ गया। मैंने दीवारगीर घड़ी पर नजर डाली। रात के 4:30 बज रहे थे। मैं उठकर अटैच बाथ के दरवाजे पर आ गया। उसका दरवाजा बंद था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना आया तो मैंने हैंडल पकड़कर घुमाया और दरवाजा खोलकर अंदर देखा। समीना वहां नहीं थी। मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया जिस पर पर्दा लटक रहा था। मैंने पर्दा एक जानिब खिसकाया तो पता चला कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं कमरे से बाहर आ गया। मैंने इधर उधर नजरें डाली, लेकिन समीना कहीं नजर नहीं आई। मैंने उसे कमरों और ड्राइंग रूम में तलाश किया, लेकिन वो ना मिली तो मेरी तशवीश बढ़ गई। अब देखने के लिए स्टोर रूम और तय खाना रह गया था। मैं स्टोर रूम की जानिब चल पड़ा। वहां भी मुझे समीना ना मिली। फिर मैं सीढ़ियां उतरकर तय खाने के करीब पहुंचा तो मुझे वहां की लाइट जलती नजर आई। मैं तेजी से उस जानिब बढ़ा। अभी मैं उसके दरवाजे से जरा दूर ही था कि मुझे अंदर से एक खौफनाक लेकिन हल्का कहका सुनाई दिया। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं हैरान परेशान था कि आखिर ये क्या मामला है। मैं एहतियात से कदम उठाने लगा। मैंने देख लिया था कि तय खाने का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। मैंने वहां से अंदर झांका तो मुझे समीना एक कुर्सी पर बैठी नजर आई। उसके सामने मेज रखी थी जिस पर कुछ पुरानी किताबें पड़ी थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा समीना को देखता रहा। उसका रुख मेरी तरफ नहीं था। उसका साइड पोज मैं देख रहा था। वो दीवार की तरफ देख रही थी और जैसे वहां किसी को देखकर उससे बातें कर रही थी। वो बातें बड़ी आम सी थीं, जैसे किसी सहेली से की जाती हैं। घर का हालचाल, खाने और कपड़ों के बारे में बताना। मैंने सोचा कि यकीनन समीना को नींद में उठकर चलने की बीमारी हो गई है। समीना, मैंने उसे आवाज दी तो उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थीं। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसके पास पहुंचने के बाद उसके कांधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? हैं क्या? उसने निहायत मासूमियत से मेरी तरफ देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा और उसका जवाब सुने बगैर बोला, चलो उठो, चलो मेरे साथ। मैंने उसे उठा लिया। उसने चलते हुए दीवार की तरफ देखा और बोली, ये मरने के लिए यहाँ आया है। फिर वो धीरे से हंसी। तुम बेफिक्र रहो, मेरा वादा है कि मैं इसका खून तुम्हें जरूर पिलाऊंगी। मैंने उसे बोलने से नहीं रोका। मैं चाहता था कि उसकी बातें सुनूं, ताकि जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं तो उसकी कैफियत के साथ साथ उसकी बातें भी बता सकूं। मैं उसे कमरे में ले आया और प्यार के साथ बेड पर लिटा दिया। मैंने कोशिश की कि ज्यादा आवाज पैदा ना हो, क्योंकि उसी कमरा में अपने बेड पर नगीना सो रही थी और मैं नहीं चाहता था कि हमारी आवाज से उसकी आंख खुल जाए। कुछ देर की तसल्लियों के बाद मैंने समीना को सुला दिया और खुद एक सिगरेट सुलगाकर टहलने लगा। मैं समीना की तरफ से बहुत फिक्रमंद हो चुका था। जब पौ फटने लगी तो मैं लेट गया और फिर जल्द ही सो गया। मुझे समीना ने जगाया और बोली, अब उठ जाएं, दिन का 1 बजने वाला है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने उठकर बैठने के बाद उससे पूछा। तबीयत? उसने हैरत से कहा, क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? रात में तुम्हारी तबीयत कुछ खराब हो गई थी ना? मैंने कहा। उसने भवें सुकेड़कर हैरत से मुझे देखा और बोली, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ नहीं हुआ था रात में। मैं समझ गया कि उसे रात वाली बातें याद नहीं। मैंने कहा, इसका मतलब है कि मैंने कोई ख्वाब देखा था? कैसा ख्वाब? वो जल्दी से बोली, मैंने देखा था कि तुम्हारी तबीयत कुछ खराब हो गई है और तुम जोर जोर से खांस रही हो। फिर मैंने तुम्हें पानी पिलाया। मैंने झूठ बोला। ओह, ये तो अनोखा ख्वाब है, वो बोली। अनोखा नहीं, परेशान कुन, मैंने धीरे से हंसकर कहा। तुमने तो ख्वाब में भी परेशान कर दिया। चलें, छोड़ें ये ख्वाब की बातें, हकीकत की दुनिया में आ जाएं, वो हंसकर बोली। मैंने उठकर गुस्ल किया। उसने नाश्ता लगा दिया। मेरा जहन उसी में उलझा हुआ था। कुछ देर बाद मैं दोस्तों से मिलने का कहकर घर से रवाना हो गया। मैं एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एहतिशाम अली के पास पहुंच गया। वो उम्र रसीदा और तजुर्बाकार थे। मैंने उन्हें समीना की सारी कैफियत बता दी। मैं मरीजा को देखना चाहता हूँ, वो बोले। मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता। दरअसल मैं नहीं चाहता कि उसे किसी किस्म का भी शक हो कि वो जहनी बीमार है, इसलिए आपको मेरे घर चलना होगा।
वैसे आप बेफिक्र रहें, आपकी जो भी फीस होगी वो मैं अदा करूँगा, मैंने कहा। उन्होंने ज़रा सोच कर कहा, ठीक है तो फिर मैं रात को आपके साथ चल सकता हूँ। मैं कितने बजे आ जाऊँ, मैंने पूछा। 8 बजे तक आ जाएं, वो बोले। तो फिर ऐसा करें कि आज रात का डिनर आप हमारे साथ करें, मैं अपनी बीवी को बता दूंगा कि आप मेरे दोस्त हैं, मैंने कहा। ठीक है, ये मुनासिब रहेगा। उन्होंने मेरी बात से इत्तफाक किया। मैं उनसे इजाज़त लेकर रवाना हो गया। वैसे तो मेरे कई दोस्त थे, लेकिन उस वक्त मेरा दिल किसी से मिलने को नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं समीना में उलझा हुआ था और जल्द अज जल्द वापस उसी के पास पहुंच जाना चाहता था कि उसकी कैफियत का मजीद जायज़ा ले सकूं और उनके बारे में डॉक्टर एहतशाम को बता सकूं। मैं वापस घर आ गया। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए, मैं तो सोच रही थी कि आप शायद दोस्तों में देर तक रहेंगे, समीना ने मुस्कुराकर मुझसे कहा। मुझे हैरत है कि यहाँ के लोगों को क्या हो गया है, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। क्यों? उसने इस्तफामिया नज़रों से मुझे देखा। लगता है कि यहाँ किसी के पास वक्त ही नहीं है, बस हर कोई जान छुड़ाना चाहता है। मैंने अपनी खफगी को बरकरार रखा। हाँ, ये बात तो है, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। लगता है कि किसी के पास दूसरे के लिए 1 मिनट भी नहीं। हमने कुछ वक्त इसी तरह की बातों में गुजारा। फिर मैंने कहा, इस मामले में तो मेरे एक और दोस्त सबसे अच्छी हैं। वो कौन है? उसने पूछा। उनका नाम डॉक्टर एहतशाम है, मैंने बताया। डॉक्टर एहतशाम? वो अपनी याददाश्त को खोजने लगी। आज शाम मैं उनके पास जाऊंगा। वो मुझसे बड़े जोशो खरोश से मिलते हैं, हालांकि मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये फ़र्क महसूस नहीं होने देते। शायद इसकी वजह यह है कि वो एक साइकेट्रिस्ट हैं और इंसानी नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। अच्छा, तो वो साइकेट्रिस्ट हैं? वो बोली। फिर तो वाकई वो इंसानी नफ्सियात से पूरी तरह वाकिफ होंगे और उन्हें यह अच्छी तरह मालूम होगा कि किससे किस तरह का रवैया रखना है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि मैं आज रात उन्हें खाने पर बुलाऊं, इस तरह तुम भी उनसे मिल लेना, मैंने तजवीज़ दी। मुनासिब रहेगा, उसने इत्तफाक किया। मैं नगीना के साथ खेल कूद में लग गया, लेकिन मैं पूरी तरह समीना को देख रहा था। वह बिल्कुल नॉर्मल थी। शाम 7 बजे के करीब मैं घर से निकल गया और फिर 7:30 बजे डॉक्टर एहतशाम के पास पहुंच गया। उनके पास उस वक्त एक मरीज था। वो चला गया तो उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा, साथ ही समीना के बारे में भी पूछा। मैंने उन्हें बताया कि दिन में वो बिल्कुल ठीक ठाक रही है। वो मुझे मुख्तलिफ नफ्सियाती कैफियत के बारे में बताने लगे और फिर हम लोग रवाना हो गए। हम लोग घर पहुंच गए। रास्ते में मैंने डॉक्टर एहतशाम को बता दिया था कि उन्हें मेरा एक अच्छे दोस्त का किरदार अदा करना है और इस हवाले से होने वाली अपनी और समीना की बात के बारे में भी उन्हें बता दिया। डॉक्टर एहतशाम तकरीबन 2 घंटे हमारे साथ रहे और फिर रुखसत हो गए। अगले रोज सुबह 11 बजे के करीब मैं उनके क्लिनिक पहुंच गया। उन्होंने मुझे बताया कि वो मुसलसल 1 माह तक समीना का इलाज करेंगे, इसके बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, इस इलाज में समीना को भी ताउन करना पड़ेगा, उसे बेखबर रखकर उसका इलाज नहीं किया जा सकता। कुछ देर की बात के बाद हमने ये तय किया कि मैं समीना को यह बताऊंगा कि डॉक्टर एहतशाम उसे कुछ दवाएं देंगे जिससे उसके हुस्न में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। वो हसीन थी और हुस्न उसकी कमजोरी। वो हर वक्त खुद को हसीन और तरोताज़ा देखना चाहती थी। इसके लिए वो लाख जतन भी करती, कभी योगा करती, कभी कोई एक्सरसाइज, साथ ही वह मुख्तलिफ क्रीमें वगैरह भी इस्तेमाल करती रहती। कई बार उसने स्लिम और स्मार्ट होने के लिए हकीमी और डॉक्टरी दवाएं भी खाई थी। घर आकर मैंने बातों बातों में समीना के हुस्न का जिक्र छेड़ दिया और उससे बोला, शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि डॉक्टर एहतशाम के पास हसीन बनाने के लिए बेशुमार नुस्खे हैं। क्या? मेरी तवक्को के मुताबिक वो हैरत ज़दा और पुरजोश हो गई। हाँ, मैंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। आपने मुझे पहले नहीं बताया? बस पहले ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। आप कल ही उनसे कहें कि मेरे लिए कुछ करें, वो बेचैनी से बोली। कह दूंगा, मैं मुतमईन हो गया। अगले रोज डॉक्टर एहतशाम से क्लिनिक पर जाकर मैंने उन्हें सूरत हाल बताई। वो खुश हुए। मैंने उनसे कहा कि वो एक बार फिर डिनर हमारे साथ करें। उन्होंने हामी भर ली। मैंने घर आकर समीना को बता दिया कि आज रात फिर मैंने डॉक्टर एहतशाम को खाने पर बुला लिया है। वो खुश हो गई। रात 8:30 बजे के करीब डॉक्टर एहतशाम हमारे घर पहुंच गए। कुछ बात के बाद समीना ने उनसे कहा, डॉक्टर साहब, आसिफ बता रहे थे कि आपके पास हसीन बनाने के बड़े नुस्खे हैं। हाँ बिल्कुल, वो मुस्कुराए। तो कोई नुस्खा मुझे भी बताएं, वो बोली। जरूर बताऊंगा, बल्कि एक काम करो ना तुम। वो क्या? समीना जल्दी से बोली। तुम 1 माह के लिए मेरा एक कोर्स कर लो, बस फिर तुम देखना कि तुम कितनी हसीन हो जाओगी। मैं जरूर करूंगी वो कोर्स। वो खुश हो गई। तो ठीक है, मैं कल से तुम्हारा कोर्स शुरू करवा दूंगा। क्या मुझे क्लिनिक आना होगा? नहीं, यहीं आया करूंगा मैं। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगले रोज से डॉक्टर एहतशाम ने समीना का इलाज शुरू कर दिया। 1 हफ्ता खैरियत से गुजर गया। इस दौरान मैं रात के वक्त काफी देर तक जागता रहता। मेरा ख्याल था कि समीना कभी किसी वक्त भी उठकर इधर उधर जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर एक रात जब मैं टहल रहा था तो वो उठकर बैठ गई। क्या हुआ? मैंने उससे पूछा। मुझे जरा जाना है, वो बोली। कहाँ? तहखाने में, उसने जवाब दिया।
लेकिन क्यों? वहां शंकर दास आएगा। शंकर दास? मैंने हैरत से कहा, ये कौन है? तुम नहीं जानते उसे? उसने हैरत से पूछा। नहीं, वही तो है जो अब मेरे जिस्म और मेरी रूह का मालिक है। क्या? मैं मजीद हैरत ज़दा हो गया। हाँ, उसने खोए खोए अंदाज में कहा। हर जुमेरात की रात को वो आता है और मुझे प्यार करता है। आज भी वो पहुंच चुका है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से लेट जाओ, मैंने उसे कहा। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। उसने बड़ी खूंखार निगाहों से मेरी तरफ देखा। उसका लहजा भी बड़ा खौफनाक था। देखो, तुम आराम से लेट जाओ, अगर हम शोर करेंगे तो नगीना उठ जाएगी, मैंने कहा। हट जाओ यहाँ से, वो साबका अंदाज में बोली। साथ ही उसने मुझे धकेलना चाहा। मैंने तेजी से कहा, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। हम दोनों उठकर कमरे से बाहर आ गए। जरा दूर आकर मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और बोला, देखो समीना, मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त नींद में हो, इसलिए होश से काम लो। वापस चलकर अपने बेड पर लेटो। तय खाने में जाने का कोई फायदा नहीं। नहीं, वो मेरी तरफ देखकर गुर्राई। वहां मेरा शंकर दास मेरा इंतजार कर रहा है। वहां कोई नहीं है, मैंने जरा सख्ती से कहा। डॉक्टर एहतशाम ने मुझसे कहा था कि अगर समीना नींद में उठकर चलने की कोशिश करे तो मैं उस पर जरा सख्ती करूं। वहां शंकर दास है, वो मुझसे प्यार करता है, मुझे उसके पास जाना है। वो बोली, तुम नहीं जाओगी, मैंने मजीद सख्ती से कहा। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बुरा हशर करूंगी, वो गुर्राई। तुम कहीं नहीं जा सकती। मैंने उसके बाजू पर गिरफ्त सख्त कर दी। छोड़ दो मुझे। उसने एक ही झटके में बाजू छुड़ा लिया। मैंने फिर उसका बाजू पकड़ लिया। चलो मेरे साथ वापस कमरे में, मैंने सख्ती से कहा। नहीं जाऊंगी, और मैंने तो शंकर दास से वादा किया है कि मैं तुम्हारा खून उसे पिलाऊंगी, वो जहर आलूद लहजे में बोली और एक बार फिर अपना बाजू एक जोरदार झटके के साथ छुड़ा लिया। मैंने फिर उसके बाजू को पकड़ लिया। अब मेरी गिरफ्त ज्यादा मजबूत थी। साथ ही मैंने उसे वापस खींचना चाहा, लेकिन उसने मेरे सीने पर हाथ मारते हुए मुझे इतनी जोर का धक्का दिया कि मैं दूर जा गिरा। उसमें बहुत जान आ चुकी थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और उठकर उसकी जानिब बढ़ा। उसके चेहरे पर वहशत थी और उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो चुकी थीं। वो किसी बिफरे हुए चीते की तरह सांस ले रही थी। मैं जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने एक बार फिर मेरे सीने पर हाथ मारा और मैं फिर दूर जा गिरा। वो तेज तेज कदमों से चल पड़ी। उसका रुख तय खाने की तरफ था। मैं उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। साथ ही मैंने सोचा कि इस तरह उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय मुझे तय खाने में उसके साथ जाना चाहिए और वहां देखना चाहिए कि उसकी क्या कैफियत होती है। हम दोनों तय खाने में दाखिल हो गए। उसने उस दीवार की तरफ देखा जिसकी तरफ वो पहले देखते हुए बात करती रही थी और जोर से बोली, शंकर दास, मैं आई हूँ। मेरी रूह, मेरे जिस्म के मालिक, मैं आ गई हूँ। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया। इसने मुझे रोकने की कोशिश की थी, मैं इसे मार कर आई हूँ। ये तुमने अच्छा किया। अचानक मेरी समाज से जैसे किसी भेड़िए की गुर्राती हुई आवाज टकराई और मैं परेशान हो गया। आवाज उसी दीवार की सिमत से आई थी। मैंने खुद को संभाला और सख्त लहजे में बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे सामने। सामने तो मुझे आना ही है। अगर सामने नहीं आऊंगा तो अपनी महबूबा के जिस्म से कैसे खेल सकूंगा? आवाज आई और फिर जरा ही देर बाद दीवार के करीब ही एक शख्स जाहिर हो गया। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी। उसकी सेहत काबिल रश्क थी और जिस्म मजबूत। उसकी हल्की सी दाढ़ी थी जबकि सर के बाल लंबे थे जो कि कानों तक आ रहे थे। उसने सिर्फ एक लंगोट बांध रखा था। कौन हो तुम? मैंने बड़ी सख्ती से उससे पूछा। शंकर दास, उसने मुस्कुरा कर कहा। क्या चाहते हो? तुम्हारी बीवी को चाहता था और अब मैंने इसे अपना लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं दहाड़ा। हौसले से मेरे दोस्त, हौसले से बात करो, तुम्हारे चीखने से कुछ नहीं होगा। वो हाथ उठाकर बोला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा। वो तंजिया अंदाज में धीरे से हंसा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरी बीवी की जान छोड़ दो। मैं फिर चीखा, वो तो अब मेरी है। नहीं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं दहाड़ा। कोई गोली मुझ तक नहीं पहुंच सकती। वैसे तुम चाहो तो अपनी हसरत पूरी कर सकते हो, वो इत्मीनान से बोला। अगर तुमने मेरी बीवी की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैं वाकई तुम्हें गोली मार दूंगा, मैंने कहा। अच्छा ये बात है, वह तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर बोला और उसने समीना की तरफ कदम बढ़ा दिए। रुक जाओ, मैं चीखा। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई जिसमें तंज की भरपूर आमेजिश थी। साथ ही उसकी पेशकदमी भी जारी रही। मेरे तैश में इजाफा होता चला जा रहा था और फिर जब वो समीना के काफी करीब पहुंच गया तो मैं बिजली की सी तेजी के साथ शंकर दास की तरफ दौड़ा। उसने समीना का बाजू पकड़ लिया। मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। मैंने बढ़कर शंकर दास के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा रसीद करना चाहा, लेकिन इससे पहले कि मेरा घूंसा उसके चेहरे को छूता उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। मैंने उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर मैंने दूसरा घूंसा उसके पेट पर मारा। उसे कुछ ना हुआ, अलबत्ता मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा मुक्का किसी आहनी चीज से टकराया हो। एक बार और कोशिश कर लो, उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा। फिर उसने एक झटके से मेरी कलाई भी छोड़ दी।
जिसकी वजह से मैं उससे जरा दूर हो गया। उसने समीना को छोड़ा और मेरे मध्य मुकाबिल आ गया। दोनों हाथ अतराफ में टिकाने के बाद उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी। उसके चेहरे पर नागवारी के भरपूर तासुरात थे। वो गुर्राती हुई आवाज में बोला, आओ, पहले तुम देख लो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, उसके बाद मैं तुम्हारी बीवी को अच्छी तरह प्यार करूंगा। उसके अल्फाज ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैंने उस पर हमला कर दिया। मैंने उसे लाते और घूल से मारे। वो किसी चट्टान की तरह मेरे सामने खड़ा रहा। मैं रुका नहीं और उसे मारता रहा। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी आहनी वजूद को जदोकोब करने की कोशिश कर रहा हूं। वो अपनी जगह से जरा सा हिला भी नहीं। बिलाखिर मैं थक सा गया। अब मैं खासा मायूस भी हो चुका था। मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ भाई, चाहो तो और कोशिश करके देख लो, उसने तंजिया अंदाज में मुझसे कहा। तुम किस तरह हमारी जान छोड़ोगे? मैंने उसे मुफाहमत करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारी जान लेकर छोड़ूंगा, वो गुर्राया। आखिर तुम क्यों मेरे दुश्मन बन गए? मैंने कदरे बेबसी से कहा। इसलिए कि उसने एक निगाह समीना पर डाली। ये मुझे पसंद आ गई है और मैं इसका नहीं, सिर्फ तुम्हारा दुश्मन हूं। मुझे बताओ कि तुम हमारी जान छोड़ने का क्या लोगे? मैं तुम्हें बड़ी रकम दे सकता हूं। मैंने उसे लालच दिया। वो धीरे से हंसा। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है और मैं जब चाहूं जितनी चाहूं दौलत कमा सकता हूं। मेरे लिए दौलत मसला नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या मसला है? मैंने फौरन पूछा। हुस्न, हुस्न मेरा मसला है और तुम्हारी बीवी बड़ी हसीन औरत है। मुझे ये चाहिए थी और मैंने इसे हासिल कर लिया है, वो बोला। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तुम मेरी बीवी को छोड़ दो। मैंने नई पेशकश की। वो तंजिया अंदाज में धीरे से हंसकर बोला, तुम भला मेरे लिए क्या कर सकते हो? हाँ, तुम ये जरूर कर सकते हो कि मुझे अपना खून दो और मैं उसे पीकर ताकत और लुत्फ हासिल करूं। समीना, तुम ही इसे समझाओ। मैंने समीना की तरफ देखकर बेबसी से कहा। मैं इसे क्या समझाऊं? मैं तो अपना सब कुछ हार चुकी हूं, वो बोली और मेरे तन बदन में आग लग गई। लेकिन मौजूदा हालात में मुझे अपनी बेबसी का अंदाजा हो गया, इसलिए मैंने उसकी बात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया और बदस्तूर बेबस अंदाज में बोला, तुम तो मेरी अच्छी और वफादार बीवी रही हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुमसे कभी वफादार नहीं रही, उसने इंकशाफ किया। मैंने तो हमेशा शंकर दास को चाहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने कहा। साथ ही सोचा कि इस वक्त यकीनन इसका जहन शंकर दास के कब्जे में है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। ऐसा ही है, मैं शंकर दास को बहुत चाहती हूँ, वो बोली। और मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, शंकर दास ने उसकी तरफ देखकर प्यार भरे अंदाज में कहा। फिर उसकी तरफ बढ़कर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे चूम लिया। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैंने बेख्तियार एक बार फिर शंकर दास पर हमला कर दिया, ये सोचे समझे बगैर कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर एक बार फिर आनी वजूद से टकराया। उसने मेरी कलाई मजबूती से पकड़ ली और करख्तगी से बोला, मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। उसने कुछ बुड़बुड़ाकर मुझ पर फूंक मारी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर में ठंडक दाखिल होने के बाद मेरे सारे वजूद में सरायत कर गई है। आओ मेरी जान, इससे जरा दूर हो जाओ, अब ये यहीं बुत बना खड़ा रहेगा, उसने समीना को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। मेरे तन बदन में एक बार फिर आग लग गई, लेकिन इस मर्तबा मैं अपने जिस्म को जरा सी भी हरकत ना दे सका। मैं वाकई किसी बुत की तरह खड़ा था। वो दोनों मुझसे जरा दूर चले गए। शंकर दास ने समीना को अपने सीने से लगा लिया। समीना भी वालिहाना अंदाज में उससे लिपट गई। उन दोनों में गर्मजोशी थी। तैश के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मैं बेबस था, खुद को जरा सा भी हिला नहीं सकता था। वो दोनों वहीं जमीन पर लेट गए। मैंने सोचा कि इस वक्त जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। कुछ देर बाद वो एक दूसरे से अलग हो गए। शंकर दास मेरे करीब आ गया और बोला, अच्छा मेरे दोस्त, अब मैं जा रहा हूं, फिर कभी मुलाकात होगी। मैंने खून के घूंट पिए, चाहने के बावजूद हिल ना सका और वो पलटकर समीना के पास पहुंच गया। वो उठ खड़ी हुई। शंकर दास ने एक बार फिर उसे सीने से लगा लिया। अच्छा मेरी जान, अब मुझे इजाजत दो, अगली जुमे रात को फिर मिलेंगे। मेरा जी नहीं चाहता कि तुम जाओ, समीना उदास लहजे में बोली। तुम कब मुझे अपने साथ लेकर जाओगे? बहुत जल्द, फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, वो उसकी गाल से हिलाते हुए बोला। समीना उससे लिपट गई और बोली, बस अब मुझसे इंतजार नहीं होता, मुझे जल्द अज जल्द यहाँ से ले चलो। हाँ हाँ ले जाऊंगा, जल्द ही ले जाऊंगा, शंकर दास ने कहा। अच्छा अब जाने दो। वो अलग हो गए। फिर शंकर दास दीवार के पास चला गया और उसने पलटकर समीना की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासियों ने डेरे डाल रखे थे। शंकर दास ने उसकी तरफ देखते हुए अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया। उसने भी हाथ हिलाया और फिर देखते ही देखते शंकर दास गायब हो गया। अचानक मेरे जिस्म को आज़ादी मिल गई और मैं हरकत करने लगा। जो कुछ हुआ था उसकी वजह से अब मेरा समीना की तरफ जाने को जी नहीं चाह रहा था। वो मेरे सामने ही अपना सब कुछ शंकर दास के हवाले कर चुकी थी। समीना मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाना, मैंने शिकस्ता आवाज में कहा। ठीक है, वो बोली। मैं पलट कर चल पड़ा। जरा देर बाद मैं अपने बेड पर आकर लेट गया। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा सब कुछ लुट चुका है।
मैं जब अमेरिका में था तो मुझे समीना से मिलने की बेचैनी थी और 2 माह के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब मेरा जी चाह रहा था कि मैं कल ही वापस चला जाऊं। कुछ देर बाद समीना आ गई। वो नहा कर आई थी और तौलिए से बाल खुश्क कर रही थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। वो अपने आप में मगन थी। मेरी तरफ उसने जरा सी भी तवज्जो नहीं दी। मैं मुसलसल उसे देख रहा था। कुछ देर बाद वो आकर मेरे पहलू में लेट गई। मैं उठकर बैठ गया। उसने अब भी मुझ पर तवज्जो ना दी। मैंने एक सिगरेट सुलगाया और उठकर टहलने लगा। मैं बार बार समीना की तरफ देखता जा रहा था। वो जरा ही देर बाद सो गई। जो वाकया मेरे साथ गुजर चुका था उसने मेरी नींद उड़ा दी। मर्द की ये फितरत होती है कि वो अपनी बीवी को सिर्फ और सिर्फ अपना ही देखना चाहता है, और जब वो किसी और के साथ वक्त गुजारे तो शौहर का दिल उसकी तरफ से हट जाता है। इस वक्त मेरी भी ऐसी कैफियत थी। मैंने समीना को शंकर दास के साथ लुत्फ उठाते हुए देख लिया था। वो शंकर दास के हवाले अपना सब कुछ कर चुकी थी, इसलिए अब मेरे दिल में उसके लिए कोई हैसियत नहीं थी। हालांकि मैं ये भी सोच रहा था कि वो बेकसूर हो सकती है, क्योंकि शंकर दास एक बड़ा आमिल था। उसने मुझ जैसे मजबूत आदमी को बेबस कर दिया था, तो मेरे मुकाबले में समीना तो एक नाजुक औरत थी। शंकर दास ने मेरे जहन को जिस तरह मफलूज किया, यकीनन उसी तरह का कोई अमल उसने समीना के साथ भी किया था। तभी वो उसके जाल में फंस चुकी थी। दिन का उजाला फैलने लगा। मैं लेट गया। समीना बेखबर सो रही थी। कुछ देर बाद मैं नींद की आगोश में चला गया। समीना ने मुझे झिंझोड़ कर उठाया और बोली, चलें, अब उठ जाएं, दिन के 2 बज रही हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके लहजे और तासुरात में वही मोहब्बत थी जो पहले होती थी। मैंने उठकर गुस्ल किया और फिर नाश्ता करने लगा। मैं सोच रहा था कि समीना के मसले में क्या करूं। अब वो बतौर बीवी तो मेरे लिए अहम नहीं थी, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बिना पर मैं उसके लिए बेहतरी की कोई सूरत निकालना चाहता था। डॉक्टर एहतशाम तो अब मुझे फजूल मालूम हो रहे थे, क्योंकि वो माहिर नफ्सियात थे और जो कुछ मैं रात में देख चुका था उसका ताल्लुक नफ्सियात से नहीं था। वो तो अमलियात और जादू की बातें थी। उसके लिए तो बेहतर यह था कि मैं किसी आमिल से मुलाकात करूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी तो किसी अमल से वाकफियत नहीं। बहरहाल इस सिलसिले में मैं किसी दोस्त से मदद ले सकता था। मैं अपने एक दोस्त जमाल के पास पहुंच गया। वो मुझे बड़े तफाक से मिला और कुछ देर की बात के बाद मैंने उससे किसी आमिल का पूछा। उसे भी किसी आमिल का पता नहीं था। फिर मैं अपने बाकी दोस्तों से मिला और उनसे भी आमिल का तज़किरा किया। सिर्फ साबिर ने मुझे एक आमिल सलीम मसीह के बारे में बताया। मैं सलीम मसीह के पास पहुंच गया। वो उधेड़ उम्र दुबला पतला आदमी था। उसका रंग काला था। उसकी आंखों में खासी चमक थी। मैंने उसे अपना मसला बताया। जरा देर सोचने के बाद वो बोला, यार, मुझे तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे घर का जायजा लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा। मैं उसे घर ले आया। ड्राइंग रूम में उसे बिठाने के बाद मैं समीना के पास आया और बोला, मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया है। उसने बताया कि हमारे घर पर किसी ने तावीज़ करवा दिए हैं। वो तुमसे भी बात करना चाहता है। मैं ये बात सलीम मसीह को भी समझा चुका था। ओहो, ये आपसे किसने कह दिया कि हमारे घर पर तावीज़ कराई गई हैं? वो उलझन के साथ बोली। मुझे भयानक और उल्टे सीधे ख्वाब नजर आ रही हैं। मेरे दोस्त ने बताया है कि ये तावीज़ात की वजह से ही हैं। तुम चलकर उससे मिलो और अगर वो कुछ पूछे तो उसका जवाब दो, मैंने कहा। उसने उलझन के साथ जरा सोचा और फिर बोली, ठीक है, चलें। हम दोनों सलीम मसीह के पास पहुंच गए। हम उसके मद्दे मुकाबिल सोफे पर बैठ गए। तुम्हें कोई उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं? सलीम मसीह ने समीना का बगौर जायजा लेते हुए पूछा। नहीं, मुझे तो कोई ख्वाब नहीं आते, समीना ने जवाब दिया। कभी घर में किसी के चलने फिरने की आवाजें सुनी है तुमने? सलीम मसीह ने दूसरा सवाल किया। नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, समीना बोली। सलीम मसीह ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, बस ठीक है, मैंने अंदाजा कर लिया है कि यहाँ क्या मामला है। क्या मामला है? समीना ने जल्दी से पूछा। यहाँ कुछ तावीज़ों के असरात हैं, वो बोला। तावीज़ों के असरात? समीना ने कदरे हैरत और परेशानी से कहा। लेकिन आखिर किसने करवा दिए तावीज़? ये मैं आज रात एक अमल करके मालूम कर लूंगा, उसने जवाब दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम शाम में मेरे पास आ जाना, बेहतर है, मैंने कहा। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दो, चाय तो पी कर जाओ, मैंने जल्दी से कहा। नहीं, मुझे कुछ ज़रूरी काम भी हैं, चाय फिर कभी पी लेंगे। हम लोग उठ खड़े हुए। मैं उसके साथ घर से बाहर आ गया। मैंने आहिस्ता आवाज़ में उससे पूछा, क्या पता लगाया आपने? मामला गड़बड़ है, तुम शाम में मेरे पास आना, मैं तफसील से तुम्हें बताऊंगा, वो भी आहिस्तगी से बोला। ठीक है, मैंने कहा। क्या तुम्हें कुछ रकम चाहिए? शाम में 10,000 रुपये लेते आना, वो बोला। बेहतर है। वो चला गया और मैं वापस घर में आ गया। आप किन चक्करों में पड़ गई हैं? समीना ने मुझसे कहा। क्या मतलब? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। आपको शायद कुछ वहम हो गया है। हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कोई असरात या तावीज़ात नहीं है, वो बोली। ये तुम कैसे कह सकती हो? मैंने उसकी आंखों में झांका। इसलिए कि मैं इतने अरसे से यहाँ रह रही हूँ, मुझे ऐसी कोई बात महसूस नहीं हुई। और जहाँ तक ख्वाबों की बात है तो उल्टे सीधे ख्वाब तो इंसान को दिखाई देते ही रहते हैं। मुझे हैरत है कि आप ऐसी बातों को अहमियत दे रही हैं।
आप ऐसे तो नहीं थे, अमेरिका से वापस आकर ऐसे हो गए हैं, जरा जरा सी बातों को अहमियत दे रहे हैं। शायद वहां के माहौल ने आप पर असर किया है, उसने इजहार किया। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने उससे इत्तफाक नहीं किया। दरअसल मैं इन बातों को इसलिए अहमियत दे रहा हूँ कि मैंने अमलियात वगैरह के बारे में बहुत कुछ सुना है, और ऐसे घरों के बारे में भी सुना है जहाँ दुश्मनों ने तावीज़ात करवा दिए और घरों को बर्बाद कर डाला। मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात हो। आखिर हमारा कौन दुश्मन है? उसने बराह रास्त मेरी आंखों में देखा। कोई भी हो सकता है, मैंने कहा। दुश्मन के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो दुश्मन है। खानदानों में ऐसे लोग होते हैं जो बज़ाहिर दोस्त नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो दुश्मन होते हैं। लेकिन हमारे रिश्तेदार आखिर ऐसा क्यों करने लगे? वो उलझन के साथ बोली। लोग दूसरों की कामयाबियों से जलते हैं। अब हमारे हालात अच्छे हो गए हैं और मैं मजीद तरक्की कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये सब बातें किसी को भा नहीं रही हूँ, मैंने कहा। वो लम्हाती तौर पर सोचकर उलझे हुए लहजे में बोली, मुझे तो आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। तुम इन बातों पर तवज्जो ना दो, मैं तमाम मामलात को संभाल लूंगा, मैंने उसे तसल्ली दी। उसी वक्त नगीना हमारे पास आ गई। समीना उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और बेड पर बैठकर सलीम मसीह के बारे में सोचने लगा। उसने ना जाने किस गड़बड़ का इशारा दिया था। शाम में मैं उसके पास पहुंच गया। सबसे पहले तो मैंने उसे 10,000 रुपये दिए ताकि वो ये ना समझे कि मैं रकम में कोई गड़बड़ करूंगा। इसके बाद मैंने उससे पूछा, हाँ बताओ कि हमारा क्या मामला है? मामला बहुत गड़बड़ है, वो बोला। लेकिन मामला है क्या? हौसले से सुनना होगा तुम्हें। हाँ हाँ, मुझ में बड़ा हौसला है। शायद तुम्हारी बीवी बच ना सके। उसके इंकशाफ पर मैं गोया उछल पड़ा। हाँ, शंकर दास ने उसे पूरी तरह काबू कर लिया है। ओह, लेकिन आखिर ये शंकर दास है कौन और उसने कैसे मेरी बीवी को काबू कर लिया? वो एक बहुत बड़ा आमिल है। औरत उसकी कमजोरी है। वो दूसरों की आंखों से ओझल हो जाने का इल्म जानता है। उसका पसंदीदा मशगला दूसरों की नजरों से गायब रहकर मुख्तलिफ घरों में चक्कर लगाना है। वो वहां औरतों को देखता है और जो औरत उसे पसंद आ जाए ये उसके जहन को काबू कर लेता है और उसे अपने इशारों पर चलाता है। एक बार इसी तरह तुम्हारी बीवी जब गुसल खाने में गई तो शंकर दास भी वहां पहुंच गया और वो उस पर आशिक हो गया। बस वहीं से उसने तुम्हारी बीवी के जहन को अपने काबू में कर लिया। उसे अपने इशारों पर नचाने लगा। मैंने शंकर दास से बात की और उससे कहा कि वो तुम्हारी बीवी की जान छोड़ दे और इसके बदले वो जो चाहता है हम करेंगे। लेकिन उसने कहा कि वो इस औरत का आशिक है और इसे किसी सूरत छोड़ नहीं सकता। अगर हमने उसे उससे अलग करने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा, उसने तफसील बताई। ये तो तशवीशनाक बात है, मैंने कहा। हाँ, मैं भी परेशान हूँ, वो बोला। तो अब किस तरह समीना की जान उससे छुड़ाई जा सकती है? मैंने पूछा। देखो, अभी मैंने तुम पर पूरी बात वाज़ेह नहीं की। मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि एक और अहम बात भी है, वो बोला। कौन सी बात? मैंने जल्दी से कहा। अगर बात सिर्फ ये होती कि वो तुम्हारी बीवी का आशिक है तो शायद हम हालात से समझौता कर लेते, लेकिन मसला यह है कि शंकर दास चांद की 14वीं तारीख को उसे मार भी डालेगा। क्या? मैं गोया उछल पड़ा। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। उसका यही इरादा है। लेकिन वो उसे मारना क्यों चाहता है? मैंने कहा। इसलिए कि वो उसकी रूह को अपने कब्जे में करना चाहता है। दरअसल ये सब किसी औरत को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में करने के लिए होता है। जिस तरह जिस्म से जिस्म का मिलाप होता है और मजा आता है, उसी तरह एक खास अमल करके अगर रूह से रूह का मिलाप किया जाए तो उसी तरह मजा आता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आमिल 2 साल तक किसी औरत पर एक खास मंत्र पढ़कर फूंकता रहे और तब उसे चांद की 14वीं तारीख को किसी टूटी हुई कब्र में ले जाकर कत्ल कर दे। और अब शंकर दास भी ऐसा करना चाहता है, उसने बताया। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं, मैंने सोचते हुए कहा। हाँ, ये सब सहर व असरार की दुनिया की बातें हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ होता है, वो बोला। कोई ऐसी सूरत नहीं है कि हम समीना की जिंदगी बचा लें, रकम खर्च करके या कोई और कुर्बानी देकर। मैंने उसकी तरफ जवाब तलब निगाहों से देखा। नहीं, बस यही एक सूरत है कि मैं चांद की 14वीं तारीख को शंकर दास से मुकाबला करूं और तुम्हारी बीवी को बचाने की कोशिश करूं। अगर वो बच गई तो तुम्हारी और उसकी खुश नसीबी होगी, वरना खुद को हर तरह के हालात के लिए जहनी तौर पर तैयार रखो, वो बोला। मैंने जरा सोचा और गहरा सांस लेकर बोला, ठीक है, तुम जैसा मुनासिब समझते हो वैसे ही करो। क्या तुम्हें और रकम की जरूरत होगी? देखो, ये 10,000 रुपये तो मैंने इस सामान के लिए मंगवाए हैं जो मैंने शंकर दास से मुकाबले के लिए इस्तेमाल करना है। बाकी मैं उस वक्त लूंगा जब वो बच जाएगी। वो कम से कम 5 लाख रुपए होंगे, वो बोला। तुम उसे किसी तरह बचा लो, मैं तुम्हें 5 की जगह 10 लाख रुपए दूंगा, मैंने कहा। नहीं, मैं ज्यादा रकम तुमसे नहीं लूंगा। मैंने 5 लाख कहा है तो 5 लाख ही लूंगा। छोड़ो, ये बात की बातें हैं। फिलहाल हमें यह सोचना चाहिए कि समीना की जिंदगी किस तरह बचाई जा सकती है, उसने कहा। चांद की 14वीं तारीख कब है? मैंने पूछा। परसों, उसने जवाब दिया।
और तुम मेरे साथ ही कब्रिस्तान चलोगे, ठीक है? क्या हमें समीना को भी ले जाना पड़ेगा? मैंने पूछा। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया, वो खुद ही वहां आ जाएगी। ओह अच्छा, तुम अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार वगैरह के पास छोड़ आना ताकि वो इस मामले से अलग रहे, उसने कहा। बेहतर है। एक रोज गुजर गया और फिर मैंने समीना से बहाना करके नगीना को उसकी बहन के घर छोड़ दिया। मेरा अपना तो कोई था नहीं जिसके घर उसे छोड़ता। शाम में मैं सलीम मसीह के पास पहुंच गया और उसे बताया कि मैं नगीना को अपनी साली के घर छोड़ाया हूँ। ये तुमने अच्छा किया, वो बोला। रात 1 बजे के करीब हम लोग रवाना होंगे। ठीक है, मैंने बेचैनी से कहा। तुम फिक्र न करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी न किसी तरह तुम्हारी बीवी बच जाए, वो बोला। ठीक है। मैंने एक गहरा सांस लिया। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम समीना को अपने साथ ले चलें? नहीं, यह हमारी गलती होगी, इसलिए कि जब वो कब्रिस्तान के लिए रवाना होगी तो उस वक्त शंकर दास उसके करीब होगा और उसने समीना के जहन पर असर किया होगा। ऐसे में वो सीधी कब्रिस्तान जाएगी। अगर इस दौरान किसी ने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो वो उसे मार डालने की कोशिश करेगी, और अगर मार न सकी तो शोर शराबा बहुत करेगी, और ये किसी तरह मुनासिब नहीं होगा कि हम उससे ऐसा करवाएं। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, उसने कहा। तुम ठीक कहते हो, मैंने एक गहरा सांस लिया। रात का तकरीबन 1:15 बज गया तो सलीम मसीह ने मुझसे कहा, चलो अब हमें रवाना होना है। तुमने पूरी तैयारी कर ली है ना? मैंने बिला सोचे समझे पूछा। हाँ हाँ भाई, तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो, वो बोला। कुछ ही देर बाद हम लोग रवाना हो गए। सर्दियों के दिन थे, आसमान पर बादल छाए हुए थे, उनके पीछे चांद था, इसलिए अंधेरा बहुत ज्यादा गहरा नहीं था। सब कुछ वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। हम लोग दरमियानी रफ्तार से चल रहे थे। कभी कभी बादलों की ओर से चांद निकल आता। हर सू खामोशी थी। सर्दियों की वजह से लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अलबत्ता कहीं कहीं पान के कैबिनों और होटलों पर लोग मौजूद थे। हम लोग मेन रोड पर आ गए। यहाँ कुछ ट्रैफिक था, हमें कोई टैक्सी करनी पड़ेगी, सलीम मसीह ने मुझसे कहा। बेहतर है। जरा ही देर बाद मैंने एक टैक्सी रुकवाई। सलीम ने ड्राइवर से बात की और उसमें सवार हो गए। टैक्सी चल पड़ी। एक जगह पहुंचकर सलीम ने टैक्सी रुकवाई। उसने ड्राइवर को किराया अदा किया और हम लोग उतर आए। टैक्सी चल पड़ी। हमने भी कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद हम लोग कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गए और कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। चांद ने अपनी रोशनी बखेर दी। सब कुछ बिल्कुल वाजे नजर आने लगा। हमारे अतराफ में कब्रें ही कब्रें थी। एक जगह पहुंचकर हम रुक गए। जरा दूर एक बड़ा दरख्त था, उसकी जानिब इशारा करके सलीम ने मुझसे कहा, जब शंकर दास आएगा तो हम इसके नीचे रहेंगे। इसकी कोई खास वजह? मैंने पूछा। मैं इस दरख्त पर एक मंत्र पढ़कर फूंकूंगा और जहां तक इसके पत्तों और शाखों वगैरह की हद है वहां तक हम इससे महफूज रह सकेंगे। तुम भी ख्याल रखना, दरख्त के नीचे से नहीं निकलना, वरना शंकर दास तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, वो बोला। ठीक है, वैसे वो कब तक आएगा? मैंने पूछा। बस अब कुछ ही देर बाद आने वाला है। तुम यहीं रुको, मैं जरा दरख्त पर मंत्र फूंक दूं, उसने कहा और दरख्त की तरफ बढ़ गया। जरा देर बाद वो दरख्त के नीचे आलती पालती मारकर बैठ गया और उसने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। वो खामोश होने के बाद उठ खड़ा हुआ। उसने मुंह ऊपर करके गोया, दरख्त पर फूंक मारी, फिर बुलंद आवाज में मुझसे बोला, यहाँ आ जाओ। मैं उसके करीब पहुंच गया। बस अब तुम यहाँ बैठ जाओ और देखो, मैं जब शंकर दास से मुकाबला करूं और इस दौरान तुम्हारी बीवी पर वो जुल्म करे या किसी भी तरह उसे नुकसान पहुंचाए तो तुम दरख्त के नीचे से नहीं निकलना, क्योंकि अगर तुम यहाँ नीचे से निकलोगे तो तुम पर एक बदरू हमला कर देगी और तुम्हें मार डालेगी। ठीक है, समझ गए हो तुम? हाँ, मैं समझ गया, मैंने कहा। ठीक है, तो फिर बैठ जाओ, वो बोला। मैं बैठ गया और वो इधर उधर टहलने लगा। तकरीबन 10 मिनट गुजर गए और काफी तेज हवा चलने लगी। बस होशियार हो जाओ, शंकर दास आ रहा है, सलीम ने मुझसे कहा। मैंने यहाँ जो अमल कर दिया उसकी वजह से उसे यहाँ आने में कुछ दिक्कत हो रही है। वो आने के लिए जोर लगा रहा है और ये हवाएं बता रही हैं कि वो आ रहा है, क्योंकि उसके जोर लगाने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैंने कहा। कुछ देर बाद हवाएं रुक गईं और फिर एक जानिब से शंकर दास नमूदार हो गया। उसने गरज कर सलीम से कहा, तुम क्यों मेरे मुकाबले पर आ गए हो? ताकि इस औरत को बचा सकूं, सलीम बोला। क्या तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं? शंकर दास अब भी गरज कर बोला, मुझे अंदाजा है। तो फिर? इसके बावजूद मैंने तुम्हारे सामने आने की जुर्रत की है, सलीम बोला। क्या तुम जिंदगी से बेजार हो गए हो? नहीं, लेकिन मैं किसी की जिंदगी बचाना चाहता हूँ। अब तो इसे मरना ही है। तुम इसे छोड़ दो, किसी भी कीमत पर, जो चाहिए तुम्हें मिलेगा। नहीं, ये सब बातें फजूल हैं, मैं इसकी जान जरूर लूंगा। तो फिर मैं भी तुम्हें हर हाल में रोकने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि तुम्हें शदीद नुकसान उठाना पड़े, और यह भी मुमकिन है कि अगर मेरा दाव चल गया तो तुम मारे जाओ। दाव तो मेरा भी चल सकता है, मैं तुम्हारा कोई दाव नहीं चलने दूंगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें शायद मेरी ताकत का दुरुस्त अंदाजा नहीं है। मुझे सब अंदाजा है।
शंकर दास के लहजे में गरूर था। ठीक है, ये तो बात की बात है कि किसका दाव चलता है, लेकिन पहले मैं एक बार फिर तुमसे यही कहूंगा कि तुम इस औरत को आज़ाद कर दो। ये नामुमकिन है। और फिर तुम क्यों इसकी खातिर अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? इसलिए कि इसके शौहर से इसकी जान बचाने का वादा कर चुका हूँ, और जब मैं वादा कर लेता हूँ तो उसे पूरा करता हूँ। वैसे भी मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हारी तरह याशी करना नहीं, बल्कि इंसानियत की खिदमत करना है। सलीम तेज लहजे में बोला, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे इंसानियत की खिदमत करने वाले। शंकर दास ने तुनक कर कहा, तुम्हारा कोई ना कोई मुफाद जरूर होगा। मेरा कोई मुफाद नहीं। तुम इन बातों को छोड़ो और ये बताओ कि तुम इस औरत को आज़ाद कर रहे हो या नहीं? नहीं। ठीक है, तो फिर मेरे और तुम्हारे दरमियान जंग होगी। मुझे कोई परवाह नहीं। उसी वक्त एक जानिब से समीना आती नजर आई। वो काफी दूर थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, शंकर दास, मैं आ गई हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ मेरी जान। शंकर दास ने भी बुलंद आवाज में कहा। समीना की रफ्तार तेज हो गई और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वह शंकर दास के सीने से आ लगी। मेरा दिल गोया किसी ने अपनी मुट्ठी में ले लिया। मुझे उसकी इस हरकत का अफसोस हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका क्या अफसोस करना। मैं तो वो मंजर भी देख चुका हूँ जब समीना ने अपना सब कुछ शंकर दास के हवाले कर दिया था। बस अब तुम लोग जाओ, वरना मारे जाओगे सलीम। शंकर दास बोला। तुम इसे छोड़ते हो या नहीं? सलीम ने गुस्सीले अंदाज में कहा। नहीं, मैं इसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा, शंकर दास बोला। ठीक है, तो फिर मैं अपनी कार्रवाई का आगाज करता हूँ। अब देखना यह है कि हम में से कौन किसे शिकस्त देता है। मैं फिर कहता हूँ कि बाज आ जाओ, अब तो फैसला होकर रहेगा, सलीम मसीह बोला। वो कदम बढ़ा चुका था। जरा देर बाद वह शंकर दास के मुकाबिल पहुंच गया। उसने उसकी जानिब अपना दायां हाथ फैला दिया। उसी वक्त शंकर दास ने भी ऐसा ही किया। फिर उसने समीना को खुद से अलग कर दिया और सलीम मसीह के करीब पहुंच गया। वो दोनों इस तरह दायरे में घूमने लगे जैसे पहलवान एक दूसरे पर दाव आजमाने से पहले घूमते हैं। अचानक जोरदार चीखों की आवाजें आने लगी। ये इंसानी चीखों से मुशाबह थी, लेकिन इंसानी नहीं थी। कौन कहाँ चीख रहा था मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा था जो चीख रहा हो, लेकिन आवाजें ऐसी थी कि मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। शंकर दास और सलीम अब भी एक दूसरे के मुकाबिल घूम रहे थे और फिर अचानक सलीम फिजा में उछला और काफी दूर तक चला गया। यूं महसूस होता था जैसे वो किसी कब्र पर जा गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उछलने के बाद काफी नीचे आया और फिर एक झटके के साथ ऊपर चला गया। जरा देर फिजा में तैरने के बाद वो किसी परिंदे की तरह आराम से एक जगह उतर गया और शंकर दास की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे ये दाव तो नाकाम हो गया और साथ ही तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं कितना इल्म जानता हूँ। इसलिए अब बेहतर यही है कि तुम मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करो। ये नामुमकिन है। मैं अपने से कमतर किसी शख्स से मुफाहमत नहीं कर सकता, शंकर दास मगरूर अंदाज में बोला। साथ ही उसने नफी में हाथ भी हिलाया। यही तो तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम मुझे कमतर समझ रही हो, जबकि मैं भी किसी तरह तुमसे कम नहीं हूँ, सलीम बोला। अगर तुमने मेरा एक दाव नाकाम बना दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर दाव नाकाम बना दोगे, शंकर दास ने कहा। ठीक है, तो फिर तुम अपना दूसरा दाव भी चला कर देख लो, सलीम बेबाकी से बोला। साथ ही उसने अपना दायां हाथ शंकर दास की तरफ फैला दिया। चंद लम्हों बाद ही दोनों कुछ पढ़ने लगे। उनकी आवाजें बुलंद थीं, अल्फाज मेरे कानों तक वाज़ेह तौर पर आ रहे थे, लेकिन वो जुबानें मेरे लिए अजनबी थीं। अचानक शंकर दास के हाथ में से एक तेज शुआ निकली, जिसने फौरन ही एक बगोले की शक्ल इख्तियार की और वो बगोला तेजी से सलीम की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे सलीम फिजा में उछला और जिस जगह वो खड़ा था बगोला वहां से गुजरता चला गया। अगर सलीम जरा भी अपनी जगह खड़ा रह जाता तो बगोला उसे जलाकर भस्म कर देता। वो एक बार फिर फिजा में तैरने के बाद शंकर दास के सामने उतर गया और बोला, लो, तुम्हारा ये दूसरा दाव भी नाकाम हो गया। कोई बात नहीं, शंकर दास बेपरवाही से बोला। किसी न किसी दाव में तो फंस जाओगे ना, तुम सारे दाव आजमा कर देख लो, सलीम बोला। उन्होंने एक बार फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान सलीम ने अपना दायां हाथ शंकर दास की तरफ फैला दिया, जबकि शंकर दास का हाथ तो उसकी तरफ मुस्तकिल तौर पर फैला ही हुआ था। अचानक एक जानिब मौजूद दरख्त जड़ से उखड़कर तेजी से सलीम की तरफ बढ़ा। उसी वक्त सलीम भी फिजा में बुलंद हो गया और तेजी से एक जानिब परवाज करने लगा। दरख्त उसके ताकुब में था। कुछ ही देर बाद दरख्त ने शंकर दास की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। शंकर दास तेजी के साथ जमीन पर लेट गया और दरख्त उसके ऊपर से गुजरता चला गया। शंकर दास फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसी वक्त दरख्त वापस उसकी तरफ बढ़ा और शंकर दास भी सलीम की तरह फिजा में तैरने लगा। अब दरख्त उसके ताकुब में था। उसी वक्त सलीम एक जगह जमीन पर उतर गया। कुछ देर शंकर दास फिजा में उड़ता रहा और दरख्त उसके पीछे पीछे रहा। फिर दरख्त वापस अपनी जगह जाने के बाद जमीन में पैवस्त हो गया और शंकर दास सलीम के मद्दे मुकाबिल जमीन पर उतर गया। तुम अपने ही दाव से बच गए, सलीम ने उसे कहा। यह मामूली बात थी। शंकर दास का लहजा अब भी मगरूर था। उन दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ अपने हाथ फैला दिए।
फिर वो साबका अंदाज में पहलवानों की तरह दायरे में घूमने लगे। अचानक शंकर दास फिजा में बुलंद हुआ और बड़ी जोर से जमीन पर गिरा, जिसकी वजह से अच्छी खासी आवाज भी पैदा हुई। उसी वक्त तस्लीम ने कहा, क्यों शंकर दास, कुछ गलत फहमी दूर हो गई? आखिर मेरा दाव चल गया और तुम अब तक नाकाम रहे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, शंकर दास ने उठते हुए गुर्राने वाले अंदाज में कहा। वो उठ खड़ा हुआ। तुमने मुझे गिराकर अपनी मौत को दावत दी है, ज्यादा धमकियां देने की जरूरत नहीं है। तुम अगर कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। सलीम ने उसे झिड़का। ठीक है, वो बोला और उसने अपना दायां हाथ उसकी तरफ फैला दिया। वो दोनों एक बार फिर दायरे की सूरत में घूमने लगे। अचानक शंकर दास तेजी से समीना के पास पहुंच गया और उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू डालकर सलीम से बोला, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, ये तो तुम बुजदिलों वाली हरकत कर रहे हो। सलीम बोला, हाँ मैं बुजदिल ही सही, लेकिन तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शंकर दास दहाड़ा। सलीम, कुछ करो, मैंने चीख कर कहा। हौसला रखो, हौसला, मैं कुछ करता हूँ, उसने मुझे तसल्ली दी। और देखो, दरख्त के नीचे से नहीं निकलना। लेकिन तुम कुछ करो ना। हाँ हाँ कर रहा हूँ, उसने कहा। फिर वह शंकर दास से बोला, देखो अगर तुम्हें जरा भी गैरत है तो इसे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग अगर यहाँ से नहीं गए तो इसकी गर्दन तोड़ दूंगा। शंकर दास बोला, अच्छा ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, लेकिन तुम इसे मारोगे नहीं, सलीम ने कहा। तुम लोग अगर चले जाओगे तो मैं इसे नहीं मारूंगा, शंकर दास बोला। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, सलीम ने मुझसे कहा। नहीं, समीना की जिंदगी खतरे में है, उसे किसी तरह बचाओ, मैंने कहा। मैं जो कुछ कर सकता था वो करके देख लिया, अब मैं मजीद कुछ नहीं कर सकता, उसने इकरार किया। ऐ शंकर दास, इसे छोड़ दे, वरना मैं तेरा बुरा हशर करूंगा, मैंने जज्बाती होकर कहा। वह हंसकर बोला, तू जिसे लाया था वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो तू क्या कर लेगा? मुझे एहसास हुआ कि मैंने जज्बात में अपनी बिसात से ज्यादा बात कर दी। मैं खून का घूंट पीकर रह गया और मसालेहाना अंदाज में उससे बोला, देखो तुम इसे छोड़ दो, इसके बदले में तुम जो कहोगे तुम्हें मैं वो दूंगा, और तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस अगर तुम लोग इसकी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से फौरन चले जाओ। वो बोला, देखो इस तरह किसी पर जुल्म ना करो, मैंने इल्तजा की। जाते हो या तोड़ दूं इसकी गर्दन, उसने धमकी दी। चलो अब दरख्त के नीचे से मेरे पास आ जाओ, हम यहाँ से चलते हैं, सलीम ने मुझसे कहा। मैं बेबसी से एक गहरा सांस लेकर चल पड़ा और फिर उसके पास पहुंच गया। शंकर दास हमसे जरा दूर था। मैंने आहिस्ता आवाज में सलीम से कहा, आखिर तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? तुम उसका मुकाबला करने का कह रहे थे ना? फिलहाल यहाँ से चलो, वरना ये वाकई तुम्हारी बीवी को मार डालेगा। यहाँ से दूर जाकर मैं इसके खिलाफ कुछ करूंगा, वो भी आहिस्तगी से बोला। ठीक है तो चलो, मैंने कहा। हम दोनों चल पड़े। देखो, मेरे खिलाफ कुछ करने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना मैं इस औरत को मार डालूंगा। अकब से शंकर दास की आवाज आई। अगर तुमने इसे मारने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ भरपूर कदम उठाऊंगा। मैं इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ कि तुम इसे जिंदा रखोगे, सलीम ने पलट कर जवाब दिया। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं इसे मारूंगा नहीं, शंकर दास बोला। हम दोनों कब्रिस्तान से बाहर आकर रुक गए। अब तुम उसके खिलाफ क्या करोगे, मैंने सलीम से पूछा। मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, हालात बहुत नाजुक हो गई हैं। मेरी जरा सी गलती तुम्हारी बीवी को मौत के मुंह में ले जा सकती है, और अगर मैं कुछ ना करूं तो तब भी शंकर दास उसे मार डालेगा। मैं तो उलझ कर रह गया हूं। वो बोला, कुछ करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मारी जाए। मैंने उसे शंकर दास के साथ जिस हालत में देखा उसके बाद से मेरे दिल में उसके लिए कोई खास लगाव नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं उसे जिंदा देखना चाहता हूँ। सिर्फ अपनी बेटी की खातिर उसे माँ की जरूरत रहेगी। मैंने दिल की बात उससे कह दी। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ और मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान पाया है, इसलिए मैं तुम्हारी खातिर इतनी मुश्किलें उठा रहा हूँ, वरना चालाक और मक्कार लोगों की मैं कोई मदद नहीं करता। वो बोला, मैं भी तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ सलीम। जिंदगी रही तो मेरी और तुम्हारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। मैं भी उन लोगों में से हूँ जो दोस्तों की खातिर जान दे देती हैं, मैंने कहा। मैं समझ गया हूँ कि तुम कैसे इंसान हो, और अगर जिंदगी रही तो वाकई हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। वो बोला, बस मेरे दोस्त, इस वक्त तुम समीना को बचाने के लिए कुछ करो। मैंने गहरा सांस लिया। हाँ कुछ करता हूँ यार, वो बोला। शंकर दास बहुत जलील इंसान है, उसे उसकी इरादों से बाज रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ करना ही होगा। कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर उसने कहा, देखो मेरे दोस्त, मुझे एक ऐसा अमल समझ में आ रहा है जो बहुत खतरनाक है। अगर तुम हिम्मत करो तो हम वो अमल कर सकते हैं। क्या मतलब, मैंने पूछा। मैं जो अमल करना चाह रहा हूँ उसमें हम दोनों की जान जाने का खतरा है। अगर तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो ये काम करते हैं। वो बोला, बताओ वो अमल क्या है, मैंने फौरन कहा। मैं कब्र से एक मुर्दा निकाल सकता हूँ जो या तो शंकर दास को खत्म कर देगा या फिर हमें भी खत्म कर सकता है। अगर शंकर दास मेरे दाव में आ गया तो वो मारा जाएगा, और अगर उसका दाव चल गया तो वही मुर्दा हम लोगों को खत्म कर देगा।
अब कहो, अगर तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो तो मैं ये अमल करता हूँ, उसने कहा। तुम्हारा तो समीना से कोई रिश्ता भी नहीं है, और तुम जब खतरा मोल ले सकती हो तो फिर भला मैं कैसे एतराज कर सकता हूँ, मैंने तशक्कर आमेज लहजे में कहा। तुम भूल रहे हो, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम है, उसने तौसी की। हाँ, तुमने ठीक कहा, मेरा लहजा शर्मसार था। ठीक है, तो फिर मैं अमल करता हूँ। फिर हम वापस कब्रिस्तान में चलते हैं, वो बोला। ठीक है, मैंने जल्दी से कहा। वो बुड़बुड़ाने लगा, फिर मुझसे बोला, चलो मैंने अमल कर दिया है, अब हम चलते हैं। हम दोनों चल पड़े। जरा देर बाद हम कब्रिस्तान में आ गए। तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, शंकर दास ने गुर्राकर कहा। बस मेरे पास यही एक रास्ता था, सलीम बोला। मैं तुम्हारे दाव में तुम्हें ही फंसा दूंगा, शंकर दास चीखा। हमने मौत को गले लगाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। सलीम का लहजा मुस्तहकम था। ठीक है, अगर तुम लोग मरने का फैसला कर चुके हो तो फिर मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ, शंकर दास गुस्सीले लहजे में बोला। ये मत भूलो कि तुम भी मर सकते हो, सलीम इत्मीनान से बोला। उसी वक्त एक कब्र में से एक मुर्दा बाहर निकल आया। आम लोगों के लिए ये मंजर दिल हिला देने वाला हो सकता था, लेकिन मैं मुतमईन था, इसलिए कि अव्वल तो मैं बहुत बहादुर था, और दूसरा मैं किसी मुर्दे को देखने के लिए जहनी तौर पर तैयार था। शंकर दास बुलंद आवाज में कुछ बोल रहा था, वो मेरे लिए अजनबी जुबान थी। मुर्दे ने हमारी तरफ आना शुरू कर दिया। मैंने बेख्तियार सलीम से कहा, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, हो सकता है ये हमें मार डाले, वो बोला। क्या हम भागें, मैंने पूछा। नहीं, वो बोला, भागने का कोई फायदा नहीं होगा, यह हमें ज्यादा दूर तक भागने का मौका नहीं देगा, चाहे हम जितनी भी तेजी से भागें। तो क्या हम खड़े रहें? हाँ, अब कुछ ही देर में हमारी जिंदगी और मौत का फैसला हो जाएगा। मैंने बेबसी से एक गहरा सांस लिया। मुर्दा अजीबोगरीब आवाजें निकालता हमारी तरफ आ रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि अब हमारा क्या अंजाम होगा। जरा देर बाद मुर्दा हमारे बिल्कुल करीब आ गया और उसने उछलकर सलीम की गर्दन दबोच ली। फिर उसने सलीम को फिजा में बुलंद करके जमीन पर पटक दिया। सलीम की एक फलक शिगाफ चीख निकल गई और वो बेहिस्सो हरकत हो गया। वो मर चुका था और अब मेरी बारी थी। मैंने खुद को मौत के हवाले करने के लिए तैयार कर लिया। मुर्दे ने मेरी तरफ देखा, वो जोर से घुराया और मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। बस अब मेरे और मौत के दरमियान थोड़ा सा फासला ही रह गया था। लेकिन फिर मैंने एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा। मुर्दा पलटकर चल पड़ा। उसका रुख शंकर दास की तरफ था। मैं हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने सोचा कि शायद किसी वजह से मुर्दा उस तरफ जा रहा है और वापस मेरी तरफ आएगा, लेकिन वो चलता ही गया। इस दौरान शंकर दास कुछ पढ़ रहा था। जरा देर बाद मुर्दा उसके करीब पहुंच गया। शंकर दास ने एक जानिब दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मुर्दा फिजा में किसी परिंदे की तरह तैरता हुआ उसके पास पहुंच गया और उसने शंकर दास की गर्दन दबोच ली। अब शंकर दास भी फिजा में था। वो बुरी तरह मचल रहा था, हाथ पैर हिला रहा था, अपने आप को मुर्दे की गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मुर्दे ने उसे छोड़ दिया। वो जोरदार आवाज के साथ कब्र पर गिर गया। मेरा ख्याल था कि वो फौरन उठ खड़ा होगा, लेकिन वो बेहरकत पड़ा हुआ था। अचानक सलीम ने जरा सी जुम्बिश की, वो कराहा, और उसे जिंदा देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं फौरन उसके पास बैठ के और बोला, सलीम, तुम खैरियत से हो ना? हाँ, उसने तकलीफ से भरपूर आवाज में कहा, और फिर वो उठकर बैठ गया। उसने गहरे गहरे सांस लिया और फिर बोला, शंकर दास कहाँ है? वो उस कब्र पर पड़ा है, मैंने इशारा करते हुए जवाब दिया। उसके साथ क्या हुआ था? उसने पूछा और मैंने उसे वाकयात बता दिए। ओह, उसने गहरा सांस लिया। शुक्र है कि वो मारा गया और हम बच गए। ये सब कैसे हुआ? मैंने फौरन पूछा। जब मुर्दे ने मुझे पकड़ा तो उस वक्त मैंने एक मंत्र पढ़ा। बस ये हमारी खुशकिस्मती रही कि वो मंत्र काम कर गया। दरअसल वो मंत्र सिर्फ इसी सूरत में काम कर सकता था कि जब मुर्दा ये कबूल कर लेता कि हमारी बजाय काले बकरे की जान लेना पसंद करेगा। अगर वो पसंद ना करता तो हम दोनों को मार डालता, लेकिन उसने मेरी बात मान ली। उसी वक्त मुझे छोड़ दिया और शंकर दास की तरफ मुतवज्जा हो गया। मैं बेहोश हो गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ है। बहरहाल अब फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। चलो आओ मुर्दे के पास चलते हैं। मैं उसे वापस कब्र में जाने के लिए कहूंगा। अब तुम ठीक हो ना? मैंने फौरन पूछा। हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने जवाब दिया और हम दोनों उठकर खड़े हो गए। जरा ही देर बाद हम मुर्दे के पास पहुंच गए। वो गुर्रा रहा था। तुम वापस कब्र में चले जाओ, मैंने तुमसे जो वादा किया है वो मैं कल तक पूरा कर दूंगा, सलीम ने उसे कहा तो वो चल पड़ा। जरा देर बाद वो उसी कब्र में चला गया जिससे निकला था, और फिर सलीम ने कुछ बुड़बुड़ाकर बाजू उस कब्र की जानिब फैला दिया। जो मिट्टी कब्र से निकली थी वो वापस कब्र में जाने लगी और फिर वो कब्र मुकम्मल हो गई। कब्र की मिट्टी मेरी एक ताबे रूह ने डाली है जिसे तुम नहीं देख सकते, उसने बताया। हम दोनों समीना के पास पहुंच गए, जो ना जाने किस वक्त जमीन पर गिर चुकी थी। मैंने फौरन उसकी नब्ज टटोली। वो जिंदा थी। मैंने उसे कांधे पर उठा लिया। काफी तगोदो के बाद हम लोग घर पहुंच गए।
मैंने समीना पर पानी छिड़का। वो होश में आ गई और खोए खोए लहजे में बोली, वो सब क्या था? क्या मैंने कोई ख्वाब देखा था? नहीं, वो ख्वाब नहीं था, तुम एक आमिल के असर में आ गई थी। सलीम ने उसे बताया। फिर उसने उसे बता दिया कि किस तरह शंकर दास ने उसे काबू किया था और उसकी जान लेना चाहता था। मैंने उसे ये नहीं बताया कि शंकर दास उसकी इज्जत से भी खेलता रहा था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। सलीम ने हमें बताया कि अब हमें फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। फिर वो चला गया। वो वाक़यात गुजरे आज 5 साल होने को आ रही हैं। सलीम और मेरी गहरी दोस्ती है। मेरे दिल में अब भी ये खलिश है कि मेरी बीवी ने किसी मर्द को अपना सब कुछ दे दिया था, लेकिन मैंने कभी उसे ये बात नहीं बताई, सिर्फ इसलिए कि मुझे अपनी बच्ची से बहुत प्यार है और मैं उसकी खुशियों की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता हूँ।